हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम लोग पार्ट नंबर 21 और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट भी है ना आप लोगों का, क्योंकि अब हमारे ये जो जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स हम पढ़ रहे थे उसमें हम थर्ड पॉइंट पे आएंगे। आप लोग लिखेंगे काउंसलिंग जुरिडिक्शन। थर्ड पॉइंट लिखेंगे काउंसलिंग जुरिडिक्शन। देखिए ये जो पॉइंट था बीच का मैंने हटाया है, स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील है ना, ये हटाया है, ये काम का नहीं है। लिखेंगे काउंसलिंग जुरिडिक्शन। काउंसलिंग जुरिडिक्शन ये बताता है कि प्रेसिडेंट किसी भी मैटर को रिलेटेड जो लॉ को रिलेटेड हो और उसको इंपॉर्टेंस का लग रहा है, नेशनल इंपॉर्टेंस का, उसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, चीफ जस्टिस के पास उनसे एडवाइस ले सकता है। लेकिन ये प्रेसिडेंट पे निर्भर करता है कि वो उस एडवाइस को मानता ही नहीं मानता। मतलब कि एडवाइस है, राय लेना है बस एक, है ना। तो ये एक राइट है काउंसलिंग का। काउंसलिंग मतलब कि समझाने का। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 काउंसलिंग जुरिडिक्शन में लिखना है आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143, इफ एट एनी टाइम the president feels about any question is related to the law or fact which is of public importance, then he can seek the advice of the Supreme Court on that question. Then he can seek the advice of the Supreme Court on that question. तो वो कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं एडवाइस के लिए। कौन? प्रेसिडेंट। फिफ्थ लिखेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। फिफ्थ है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के जो रिकॉर्ड में रखे जाते हैं, यानी कि उन्हें बार बार बताया जाता है आगे वाले केसेस के लिए वो काम आते हैं। वो एक तरह से रिकॉर्ड बनता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे, है ना। जैसे मान लीजिए हम जब आप लॉ पढ़ेंगे या आने वाले टाइम में कभी पाला पढ़ा तो ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का भी नाम लेते हैं, विकास शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस चला विकास शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान पे। तो ये जो केस चला था इसमें डिसीजन आया होगा ना, जब भी आया होगा, ये बहुत एक कहते हैं ना हिस्टोरिक डिसीजन था, उस टाइम कोर्ट ने माना था। तो इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में रख दिया गया कि मान लीजिए कल से ऐसा केस फिर आ जाए तो वकीलों को या जो जिसने केस कराया, जिसके खिलाफ केस हुआ, उनको ये बात बताई जैसे कि देखो तुम्हारे जैसा केस एक बार पहले भी आया था और हमने क्या डिसीजन दिया था। तो आप इसको समझिए कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस केस के रिलेटेड कैसा डिसीजन देता है, ताकि आने वाले जनरेशन के लिए ये रहे, आने वाले केसेस के लिए ये रहे कि वो लोग उस डिसीजन को याद रखें, है ना। इनको पढ़ते हैं, किताबों में आते हैं ये ऐसे कुछ केसेस, तो इन्हें पढ़ें लोग, है ना। और इस चीज़ को ध्यान रखें हमेशा। वकीलों के लिए भी नॉलेज की बात है कि अगर ऐसा केस होगा तो इसमें क्या डिसीजन आएगा, किस तरह इस नेचर का डिसीजन आ सकता है। ठीक है। जैसे उस केस में अगर फांसी की सज़ा सुनाई थी, ऐसा केस था फांसी की सज़ा दी थी, तो इधर भी फांसी की सज़ा मिलने का अधिकार है, मजिस्ट्रेट दे सकता है फांसी की सज़ा। ठीक है। तो ऐसे केसेस होते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो आर्टिकल 129 प्रोवाइड्स द प्लेस ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। प्रोवाइड द प्लेस ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। फिर लिखेंगे द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी एक्सेप्टेड एज एविडेंस ऑल द टाइम एंड व्हेन प्रेजेंटेड इन एनी कोर्ट क्वेश्चंस विल नॉट बी रेज्ड अबाउट देयर ऑथेंटिसिटी। मान लीजिए वो केस आपका आया था 2012 में, ऑर्डर आया था विकास शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान फॉर एग्जांपल, किसी के खिलाफ आया था, विकास शर्मा के खिलाफ आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने जब वो फैसला दिया तो उसमें लास्ट में कोई ऐसी बात इंटरप्रेट की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी थी, तो उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में डाल दिया गया। 2012 से हम 2020 में आ गए। मान लीजिए फिर ऐसा कोई केस किसी हाई कोर्ट में या किसी लोअर कोर्ट में हो जाता है, तो मजिस्ट्रेट बिल्कुल उस केस को उठा लेगा, उसका एग्जाम्पल देगा कि देखो ऐसा हुआ था, है ना, उस केस में। और एक बात और, बाद में अब 8 साल बाद या कभी भी वो डिसीजन देने के बाद उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में क्वेश्चनिंग नहीं होगी कि वो सही था या गलत था। वो पूछ भी नहीं सकता इस बात को। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सबसे बड़ी न्यायालय ने बहुत सोच समझ के दिया होगा। बहुत एक्सपीरियंस जज वहाँ पे बैठे हैं, हम कोई नहीं होते उनके ऊपर सवाल उठाने वाले, ये आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही थोड़ी ना वहाँ किसी को बिठा रखा होगा यार। और फिर सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेटेड कोई बात आई है जो नेशनल इंपॉर्टेंस की थी, तभी तो उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में डाला गया, क्योंकि उस टाइम के मजिस्ट्रेट्स को पता है जिन्होंने वो फैसला सुनाया कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये इसकी वापस ज़रूरत पड़ सकती है इस डिसीजन की, क्योंकि ये एक बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन हम मानते हैं, ऐतिहासिक फैसला। ठीक है, हम मानते हैं आने वाले टाइम में फिर ज़रूरत पड़ी तो इतने साल ये केस ना चले। सबसे बड़ा कारण तो ये रहता है कि हमने इस केस को 20 साल सुना, मान लीजिए 20 ईयर्स, आने वाला फिर ऐसा कोई इसी नेचर का केस फिर फाइल होता है तो वहाँ 20 साल फिर ना लगे, जल्दी से फैसला हो इसको इस फैसले को देखकर, है ना। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट इसलिए उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में डाल देता है। फिर है एनी कोर्ट ऑर्डर कैन बी गिवन फॉर दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय दिस कोर्ट।
एनी कोर्ट ऑर्डर विद गिवन दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है कोर्ट की अवमानना। आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट किसी की भी अवमानना की होगी। अवमानना यानी कि उसका मान नहीं रखा होगा, उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया होगा जो गलत है। जैसे मान लीजिए उसने समन भेजा आपको, आप समन में नहीं जा रहे या कुछ उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ अगर आपके खिलाफ फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, हर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी आप रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट में डालते हैं, है ना। कोर्ट के खिलाफ आपने कोई डिसरिस्पेक्ट का काम किया था, है ना, आपने उनकी सुनी नहीं थी, कंटेम्प्ट किया था, अवमानना की थी, यानी कि उनकी बात नहीं मानी थी, वो भी किस में जाएगी? रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट में, कोर्ट रिकॉर्ड में जाएगी। और आने वाले टाइम में इसको ऐतिहासिक फैसला मान के बार बार जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज होगी तो इन्हें वापस उठाया जाएगा। देखिए 2012 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, तो आज हम भी इसको फांसी का फैसला दे रहे हैं। अब आप वापस सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जा सकते उसको, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के ही केस का हवाला दिया गया है, ठीक है। वो आपकी बेवकूफ़ी का वापस उसको सुप्रीम कोर्ट लेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सुन तो लेगा, लेकिन हाथों हाथ उसको एप्लीकेशन को खारिज कर देगा। ये हमने दे तो दिया था डिसीजन पहले, फिर आप क्यों आ गए वापस? आप जा सकते हैं, पूरा अधिकार है, लेकिन आप जाना आपकी बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने किसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही बेस मान के आपको डिसीजन दिया है। तो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, बहुत काम का होता है, वकीलों के, जज के लिए बहुत काम का होता है, बहुत नॉलेजेबल होता है। हम लोगों के लिए बताया, हम पढ़ते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन को, आने वाली क्लासेस में ग्रेजुएशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो जब वो केसेस के नाम आते हैं, हाँ, देखो एक भी केस का नाम अभी नाम नहीं आ रहा, तो ऐसे होते हैं, विकास शर्मा से स्टेट ऑफ इंडिया, है ना, ऐसे करके केस होते हैं, ठीक है। फिर आप इसमें लिखेंगे फिफ्थ, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। मैंने ऊपर ही बताया था, कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट से लेकर कोई वायलेशन होता है तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का उसके पास राइट है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। द कोर्ट में इशू आर्टिकल फॉर हैर्बियस कॉर्पस। The court may issue articles for habeas corpus, permit, prohibition, right to question for implementing of fundamental right, for implementing of fundamental right। अब देखिए ये बातें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें हैर्बियस कॉर्पस। पहला HABASCORPUS, हैर्बियस कॉर्पस का मतलब हिंदी में होता है गिरफ्तारी का कारण बताओ। ये फ्रेंच वर्ड है, इसका हिंदी में मीनिंग है गिरफ्तारी का कारण बताओ, रीज़न फॉर अरेस्टिंग। आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया तो क्यों किया, और किया तो किया, है ना, 24 घंटे ज़्यादा उसको अपने पुलिस स्टेशन में कैसे रख लिया, उसका कारण बताऊँ, ठीक है। ये रिट लगती है, ये पिटीशन लगती है पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने गलत काम किया होगा, किसी को बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया होगा। आज हमें किसी को भी अरेस्ट करना चाहो, कितने से बड़ा बड़ा अपराधी हो, वारंट चाहिए। वारंट मतलब रीज़न चाहिए, एक कागज़ होता है, इसमें कारण लिखा होता है, IPC की धारा लिखी होती है कि लो इसको पढ़ो, इसके तहत हम आपको गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, ठीक है, आप चलो हमारे साथ, है ना, चलो आप ले गए। अब 24 घंटे के अंदर उसको मारपीट नहीं सकते, टॉर्चर नहीं कर सकते, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने चार्ज के साथ पेश करना होता है, गिरफ्तारी वारंट के साथ, कि लीजिए सर हमने इसको इसलिए गिरफ्तार किया है, अब फैसला देना आपका काम है, हमारा काम इसको यहाँ तक लाने का था। अगर कोई पुलिस ऑफिसर इसमें डेढ़ शाना बनकर, है ना, उसको मारता पीटता भी है, 24 घंटे के अंदर माल नहीं लेके जाता, थाने में रखता 2-3 दिन, तो आप उसके खिलाफ हैर्बियस कॉर्पस लगा सकते हैं, उसके खिलाफ केस चलेगा फिर, ठीक है। ये रेट होती है। तो फंडामेंटल राइट आपका इफेक्ट हुआ है, राइट टू लाइफ, ये आपका फंडामेंटल राइट है। एक कैदी का राइट्स ऑफ अ अरेस्टेड पर्सन था 9th क्लास में, है ना, अरेस्टेड पर्सन का क्या राइट है कि वो वकील कर सकता है, 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में ले आना पड़ेगा जज के सामने, और उसके साथ मारपीट या टॉर्चर नहीं होगा किसी प्रकार का, उसे खाना मिलेगा। उसके फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं है कि उसको एक दिन थाने में रखा, उसको खाना ही नहीं दिया, पानी नहीं दिया, है ना, इंसान तो वो है अभी भी, ठीक है, भले उसने अपराध किया होगा, वो कोर्ट का काम है, पुलिस का काम अपराधी बनाना नहीं है, किसी को गिरफ्तार करना है बस, और गिरफ्तार करके किसके हाथों सौंप देना है? कोर्ट के हाथों, जो करना है आप करो, है ना, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट को आपको रोके। बाकी प्रोहिबिशन यानी कि मना करना, राइट टू क्वेश्चन यानी कि सवाल करना, है ना, ये तो सिंपल है, ठीक है। हैर्बियस कॉर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरफ्तारी का कारण बताओ, वहाँ पे आप इसको छोटा सा लिख लीजिए, है ना, हैर्बियस कॉर्पस, और ब्रैकेट में लिख दीजिए रीज़न फॉर अरेस्ट, है ना, रीज़न फॉर अरेस्ट, ये बताइए आपकी गिरफ्तारी का कारण क्या है, और कारण बता दिया तो 24 घंटे में लाए क्यों नहीं इसको, फिर यहाँ पे दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर आपका कारण नहीं है तो आप जब भी 24 घंटे में लेके जा रहे हो उसको आप डरा धमका के वहीं थाने में रख रखा है कि 3-4 दिन में आराम से उसको मार के पीट के छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि आपके पास तो कारण ही नहीं मान ले जाने के लिए, ठीक है। तो उसमें ये होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई पर्सनल राइट होगा उसमें, पुलिस वाले का कोई पर्सनल फ़ायदा उसको दिख रहा होगा, तो वो ऐसा करेगा, ठीक है। फिर है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड पावर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 131 एंड आर्टिकल 132 गिव्स द सुप्रीम कोर्ट the right to review the methods produced by federal and state governments, right to review the methods produced by federal and state government। अब मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई काम हुआ है ना, तो कोई डिसीजन आया फेडरल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का, तो बिना केस करे, है ना, बिना केस करे भी सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू में कर सकता है कि लाइए एक मिनट दिखाइए कि ये अखबार वगैरह में तो आता ही है ना, तो बिल्कुल ले सकता है सुप्रीम कोर्ट मजिस्ट्रेट अखबार में पढ़ी हुई न्यूज़ का हवाला लेकर भी वहाँ पे उसको उठा सकता है कि ये डिसीजन जो है स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे ले लिया, है ना, बिना कोर्ट आए या बिना कोई लॉ बनाए, हम इसको सुनेंगे, है ना, हम इसको सुनेंगे। हो सकता है यहाँ पे जनता का हनन हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा हो, रूल ऑफ बुक है ना कॉन्स्टिट्यूशन आपकी, उसका वायलेशन हो रहा, तो हम इसको सुनेंगे पूरी तरह से। ठीक है, आर्टिकल 131 132 अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके, कोई कानून पे वापस अपनी टिप्पणी कर सके, रिव्यू मतलब उसको चेक कर सके। फिर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो ठीक था, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहेगा ठीक है आप इसको लागू कर लीजिए। लेकिन उन्हें गलती लगती है तो उस स्टेट गवर्नमेंट को बुलाएगा कि आपने ये कानून कैसे बना दिया। ठीक है, तो आर्टिकल 132 131 और 132 इसके बारे में बताता है। लास्ट लाइन लिखेंगे, दिस पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बिल्कुल लास्ट लाइन आपके चैप्टर की, दिस पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। से क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू की पावर बोलते हैं। और इसी के साथ पार्ट नंबर 21 आप लोगों का लास्ट पार्ट भी रहा इस चैप्टर में, और सेंट्रल गवर्नमेंट नाम के चैप्टर में का पूरा हो गया। नोट्स आप लोगों ने लिखे होंगे, समझा ढंग से इसको, बार बार इन्हीं चीज़ों को पढ़िए। ठीक है, मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन आंसर हम लोग नहीं कर रहे हैं, नोट्स में ही सब इंक्लूड हो चुका है। अब जब इनको पढ़ेंगे क्वेश्चंस को तो सारे आंसर्स आपको अपने आप आ जाएंगे अगर आपने नोट्स ढंग से पढ़ के और लर्न कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग, ये आपका काम रहेगा। थैंक यू।